बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद अजीज़ लंगर गपशप के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, आज की ताज़ा तरीन जो अपडेट्स हैं, आप जानते हैं कि पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं वो इससे छुपे हुए नहीं हैं, दिन ब दिन अबतर से अबतर होते चले आ रहे हैं और IMF से डील का मामला भी खटाई में पड़ चुका है। IMF की जो सबसे बड़ी शर्त है कि आप पहले अपने अकाउंट में पैसे हमें दिखाएं कि पड़े हुए हैं, या जिन ममालिक से आपने पैसे लेने हैं, कर्जे लेने हैं, तो वो उनकी कमिटमेंट्स हमारे सामने लेकर आएँ। जब तक आप ये नहीं करेंगे तो हम आपको $1 भी नहीं देंगे। IMF से $7 अरब का मायदा हमारा होना था, लेकिन IMF ने कहा जी कि आपने जो पड़ोसी ममालिक हैं या जो आपके दोस्त मुल्क हैं, जैसे सऊदीया हो गया, UAE हो गया, इसी तरह चाइना हो गया, इनसे जो आपने हमें कहा जी हम इनसे इतना कर्जा ले लेंगे, तो वो अगर ले लिया तो हमें दिखा दें, अगर नहीं लिया तो उनसे जो कमिटमेंट उन्होंने आपको साइन करके दिए वो हमें दिखा दें। और सूरत हाल ये है जी कि हमारे वज़ीर ख़जाना साहब कभी कहाँ जाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं, लेकिन उनको सफ़ेद झंडी करा दी जाती है। उन्हें कोई मुल्क जो है वो कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आने वाले जो दिन हैं वो और भी मज़ीद सख्त होने वाले हैं। गवर्नमेंट के जो अदारे हैं उनके लिए गवर्नमेंट को तनख्वाहें देना मुश्किल हो जाएगा और माशी हालात इस हद तक अबतर हो चुके हैं कि फैसलाबाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा सनती शहर, वहाँ 100 से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं, जिससे ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि 2 लाख के करीब लोग बेरोज़गार हो गए हैं। और पहले ही पाकिस्तान में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और ऊपर से सोने पे सुहागा ये है कि पंजाब गवर्नमेंट जो है, जिसने 7,000 स्कूल जो हैं वो प्राइवेटाइज़ कर दिए हैं और इस तरह 4,500 स्कूल बंद कर दिए हैं, और पंजाब गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है कि वो प्राइवेट जो स्कूल हैं सरकारी, उनके उस्ताज़ा को तनख्वाहें दे सके। और वहाँ पे वो काम क्या कर रहे हैं जी, लाहौर में 2 और जो है वो मेट्रो के मंसूबे लाए जा रहे हैं। मेट्रो ट्रेन थी, पहले ऑरेंज ट्रेन थी, फिर मेट्रोपॉलिटन थी। तो पंजाब गवर्नमेंट जो है एक तरफ तो पाई पाई को तरस रही है और दूसरी तरफ वो पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर 2 और जो है मेट्रो ट्रेन के मंसूबे लेकर आ रही है। ये तो हाल है हुकूमत की कि लोगों को खाने के लिए खुराक मुयस्सर नहीं है, पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है और घर के लिए बिजली नहीं है, और गवर्नमेंट जो है वो मंसूबे लगा रही है। यानी कि लोग कह रहे हैं कि हमें रोटी दें और गवर्नमेंट कह रही है नहीं, आप ये देखें हमने जनाब ना आपकी मेट्रो ट्रेन बना दी है। और भाई मेट्रो ट्रेन तो वो तब इस्तेमाल करेंगे ना जब उनकी जेब में कोई पैसे होंगे, जब वो कारोबार के ऊपर जाएंगे, जब वो नौकरी के ऊपर जाएंगे। यहाँ तो गंगा उल्टी बह रही है। यानी कि लोग उन्हें कहते हैं जी कि हमारे पास बिजली का बिल अदा करने के लिए पैसे नहीं है, आप बिजली सस्ती करें, गवर्नमेंट कहती है मेट्रो ट्रेन। लोग कहते हैं जी कि आप जो है वो गैस हमें दें, लोग कहती है मेट्रो ट्रेन। अच्छा जी, लोग कहते हैं जी कि हमें जो है वो खाने पीने की चीज़ें सस्ती दें, छोड़े खाना पीना क्या है, आप मेट्रो ट्रेन पे सफ़र करें। तो ये हालात हैं जहाँ पे इस तरह से गवर्नमेंट चलाई जा रही हो तुक्कों के ऊपर, और फिर ऐसे प्रोजेक्ट लेकर आ रही हो जो सिर्फ नज़र आए ज़मीन के ऊपर। हमेशा आप जानते हैं कि नून लीग का वतीरा रहा है कि वो हमेशा पैसा वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे नज़र आए, वो ज़मीन के अंदर पैसा नहीं लगाते हैं। अगर सीवरेज लाइनें बंद हैं तो वो कहते हैं जी इससे तो हमारा पैसा ज़ाया हो जाएगा, पब्लिक को नज़र नहीं आएगा कि हमने पब्लिक के लिए किया क्या है, लिहाजा एयरपोर्ट बना देंगे, मोटरवे बना देंगे, जनाब ऑरेंज ट्रेन बना देंगे जो लोगों की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये ऐसे मनसूबों के ऊपर पैसे लगा रहे हैं और हम एक एक पाई के लिए मोहताज हैं। आने वाले दिनों में पाकिस्तानियों तैयार रहें कि आपके लिए जीना इस मुल्क में और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ जी, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में अज़हर मशवानी के भाइयों का केस लगा हुआ था और बाबर जो अवान है, डॉक्टर बाबर अवान, वो उस केस के वकील भी थे। अटारनी जनरल अज़हर जो मंजूर अवान साहब हैं वो भी वहाँ पे पेश हुए, लेकिन कोई खातर खा नतीजा नहीं निकला, बल्कि आमिर फ़ारूक साहब ने लालीपाप दिया सबको और वापस भिजवा दिया और कहा कि ये केस जो है वो अगले हफ्ते दोबारा मैं लगा दूंगा। जो अटारनी जनरल हैं पाकिस्तान के, उनकी उन्होंने ढेरों तारीफ़ें की, बड़े ज़बरदस्त हैं बाबर, मंसूर, उस्मान अवान साहब वगैरह वगैरह, उन्होंने ये काम किया, ये काम किया। वेयर एज पब्लिक को तो नज़र ही नहीं आता, उनका तो काम सिर्फ माजरत के साथ यही है कि गवर्नमेंट को ये बताया जाए कि जो उन्होंने 2 नंबरियाँ की हैं उनको कैसे सेफ करना है, जो अगवा किए हैं लोगों को उनमें आगे क्या वारदात डालनी है, जबरी गुमशुदगियों के ऊपर कैसे उनको मैक्सिमम टाइम के लिए हम अपने पास रख सकते हैं। ये वो तरीके बेसिकली अटारनी जनरल का अब यही काम रह गया कि गवर्नमेंट को बताए
कि आपने ये पुट्ठा काम कर दिया है, अब इस काम के ऊपर आप कैसे पर्दा डाल सकते हैं, अदालतों को कैसे डाज दे सकते हैं और अवाम को कैसे डाज दे सकते हैं। ये रह गया काम जी अटारनी जनरल जनाब मंसूर उस्मान अवान साहब का। फिर आज जी इमरान खान साहब के जो कोऑर्डिनेटर हैं उमर सुल्तान, उनको दिन दिहाड़े F10 इस्लामाबाद से अगवा कर लिया गया है। और ये मामला भी आज जनाब आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में लगा और वहाँ पे उन्हें एक तो उन्होंने जो जिन लोगों को बुलाया उन्होंने कहा जी हमें तो मालूम ही नहीं है। तो ये जो थे उमर सुल्तान साहब, इनके जो दोस्त थे वो काफ़ी तादाद में अदालत में मौजूद थे और बड़ी अच्छी उन्होंने वर्किंग की थी। जो जब उन्हें अगवा किया गया तो उन्होंने पीछा भी किया, कुछ फुटेजेस भी थी उनके पास, क्योंकि सेफ सिटी कैमरास में तो ये फुटेजेस आती नहीं है। इसलिए नहीं आती कि ये गवर्नमेंट ने खुद किया होता है, एजेंसियां इसमें इन्वॉल्व होती हैं और ये बताया जा रहा है कि उनको पुलिस वैन की मौजूदगी में अगवा किया गया। और बेसिकली पुलिस वैन इसलिए होती है और सिविल कपड़ों में लोग थे अगवा कार जो थे, और जब उनके दोस्तों ने बताया जी वो गाड़ी फलानी जगह खड़ी है तो पुलिस वहाँ पे गई और वहाँ से गाड़ी को गैब कर दिया। और फिर ये इसलिए भी होता है कि जब कोई सिविल आदमी किसी को एजेंसियाँ सिविल कपड़ों में अगवा करती हैं तो वहाँ पुलिस की गाड़ी इसलिए मौजूद होती है कहीं सिविलियन जो है वो जत्था बन के आ जाएं और पूछें भी हाँ भाई तुम इस बंदे को क्यों अगवा कर रहे हो, तो वहाँ पे फिर पुलिस सामने हो जाती, कहते हैं जी हम जो है गिरफ्तार कर रहे हैं। ये सारी कहानी होती है। जब उनके वकील जो कदीर जंजुआ साहब ने आमिर फ़ारूक साहब को कहा जी ये देखिए हमारे पास बड़े महज़ब तरीके से मोदबाना लहजे में उन्होंने कहा जी चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब से कि सेफ सिटी में तो फुटेजेस आपको मिल नहीं रही हैं, ना ही वो देने के लिए तैयार है, और सेफ सिटी जो है वो तो फ़र्क मनसूबा है, तो हमारे पास कुछ फुटेजेस हैं जो हम आपको दिखाना चाहते हैं ताकि आपको ये पता चले कि अगवाकार कौन है, कहाँ से अगवा हुआ, कैसे अगवा हुआ। तो उसके ऊपर आमिर फ़ारूक साहब तैश में आ गए। उन्होंने कहा जी ये आपने क्या मुझे चीफ जस्टिस SHO समझा हुआ है कि हम SHO वाले काम करें वगैरह वगैरह, और इतना बड़ा ऑर्डर दिया कि आप सुन के हैरान हो जाए। उनका जी अब इसकी जो है ना केस की इंक्वायरी SHO नहीं SP खुद करेगा। सुबहान अल्लाह जी। आमिर फ़ारूक साहब अब कब तक किसी के गुनाहों के ऊपर पर्दा डालेंगे? आप किसी की जगह कलमा क्यों पढ़ रहे हैं? ये कल आप जिस सीट के ऊपर बैठे हैं बड़ी गर्म सीट है, इसका हिसाब भी बड़ा गर्म होना है, ये भी सोच लें। इंसाफ के तकाजे पूरे करना बड़ा मुश्किल होता है और इसका जो अल्लाह ताला के यहाँ जो हिसाब किताब होगा ना वो भी बड़ा कड़ा होगा। वहाँ पे फिर SHO ही जो है ना वो आपसे इन्वेस्टिगेट करेगा, कोई SP नहीं आएगा, ये भी मैं आपको बता दूँ। दूसरी तरफ जी एक बड़ी अहम खबर है कि बलूचिस्तान में आप जानते हैं कि पहले ही दहशतगर्दी का शिकार है, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग जहाँ भाग हुए, जिसमें पंजाबी भी हैं, बलूची भी हैं, हर रंग और नस्ल के लोग हैं। BLA ने वहाँ पे दहशतगर्द कार्रवाइयाँ की। रा के नेटवर्क है BLA, आप जानते हैं, इसमें इंडिया इन्वॉल्व है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट के किसी अदारे को या किसी बड़े आदमी को ये तौफीक नहीं हो सकी कि वो गवर्नमेंट मीडिया के सामने इंडिया का नाम ले, रा का नाम ले, पता नहीं उनसे ये क्या लेते हैं। बहरहाल एक और आफत टूट पड़ी है जी बलूचिस्तान की पर, बड़ा शदीद सैलाब आया हुआ है जिसमें कम से कम 10 अजला में जो है वो एमरजेंसी नाफज कर दी गई है, आफत ज़दा करार दे दिया गया है। और इसके अलावा 29 या 30 के करीब लोग हलाक भी हो चुके हैं। इसी तरह काफ़ी तादाद है ज़ख्मियों की भी, और बहुत बड़े लेवल के ऊपर ये सैलाब आया है। और इस वक्त हम तमाम लोगों की हमदर्दियाँ बलूचिस्तान की आवाम के साथ होनी चाहिए, क्योंकि बैकवर्ड एरिया है, वहाँ पे ज़राए नहीं हैं, आप आमदोरफ़्त के ज़राए नहीं हैं, फिर इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं है, टेलीफोन की सहूलत मौजूद नहीं है, दूर दराज इलाके हैं जहाँ पे लोग बुरी तरह सैलाब में फंसे हुए हैं। गैस पाइपलाइन जो है उसमें बह गई हैं, काफ़ी सारे पुल बह गए हैं, जिससे जो दूर दराज इलाकों का जो राब्ता था बाकी कोयटा के साथ या फिर पाकिस्तान के दूसरे सूबों के साथ वो मुनक़ता हो गया है। और इस वक्त मुश्किल में हैं जी हमारे बलूची भाई, उनकी हमें हर सूरत में हौसला अफजाई करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इसके ऊपर जितने भी वसाइल हैं उनको बरूए कार लेकर आए और इन बलोचियों की मदद करें, इर्रिस्पेक्टिव कि वहाँ पे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। इमरान खान ने जी अडयाला जेल में एक और बयान दिया है, बड़ा सख्त बयान है, और इस वक्त पाकिस्तानी जो आवाम है, जो पाकिस्तान की सूरत हाल है उसकी वो अक्कासी करता है। उन्होंने कहा जी कि अवाम को सिर्फ सियासी जमातें ही इकट्ठा रख सकती हैं, फ़ौज इकट्ठा नहीं रख सकती, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। फिर उन्होंने कहा जी 1971 में 16 सितंबर 1971 को पाकिस्तान का हिस्सा जो है वो 2 लाख हो गया, वो किसकी वजह से हुआ आप जानते हैं। इसके ऊपर महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट है, और हमारे काफ़ी फ़ौजी भाई वहाँ पे उन्हें कैद व बंद की सोबतें भी काटनी पड़ी, और
उसमें सिर्फ चंद लोगों का किरदार था, चंद जो बड़े थे, जो उस वक्त नशे में बदमस्त थे, उनके घिनौने करतूत थे, जिसकी वजह से खमियाजा पूरी उम्मत ने भुगता, पूरे पाकिस्तान ने भुगता। उस वक्त भी यही था कि जो मुजीबुर रहमान साहब थे, जिनका मैंडेट था, जो भारी अक्सरियत से जीते थे, उनके मैंडेट को एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर नहीं माना गया और फिर नतीजा क्या हुआ कि पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो गया। इस वक्त भी सूरत हाल ऐसी ही है और इसमें पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए, जो मुक़्तदरा हैं उनको सोचना चाहिए, सियासतदानों को सोचना चाहिए, सब लोगों को सोच विचार से इस मसले का हल निकालना चाहिए कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की जो है वो कब रिस्टोर होगा, रूल ऑफ लॉ कब कायम होगा। जिस दिन पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ कायम हो जाएगा उस दिन हम तरक्की भी कर जाएंगे, उस दिन पाकिस्तान में अमन भी आ जाएगा। और कभी इमरान खान ने ये नहीं कहा कि कभी लसानी उन्होंने तसब नहीं दिया, कभी लसानी ज़बान इस्तेमाल नहीं की। उन्होंने किसी जलसे में भी जाते उन्होंने कभी ये नहीं कहा मेरे पंजाबी हो, मेरे सिंधी हो, मेरे बलोची हो, मेरे पख्तून हो, ये कभी भी नहीं कहा। वो हमेशा मेरे पाकिस्तानियों का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, या लाहौर में तो कहते हैं ए लाहौर वालों, इस तरह का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। उन्होंने कभी भी अपने ख़िताब में इस तरह का जेस्चर नहीं दिया कि वो कोई लसानी तासब फैला रहे हैं। इसीलिए तमाम दुनिया ये कहती है, पाकिस्तान का हर आदमी कहता है एक वाहिद PTI ही है, एक इमरान खान ही है जो चारों सूबों की जंजीर है, जो चारों सूबों की आवाम को आपस में जोड़ के रख सकते हैं, पाकिस्तान को मुत्तहिद करके रख सकते हैं। लेकिन तरीक़ाकार क्या है कि जो मैंडेट चोरी किया गया 8 फरवरी को, वो मैंडेट उनको वापस किया जाए। लेकिन अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंडेट वापस करना तो दूर की बात है, जो जीतती हुई सीटें हैं PTI की, वो भी अदलिया के ज़रिए, इलेक्शन कमीशन के ज़रिए नून लीग को दी जा रही हैं ताकि वो 2/3 अक्सरियत हासिल कर सकें और जो आईनी तरमीम का उन्होंने ख्वाब देखा उस ख्वाब को पूरा कर सकें। लेकिन ये पूरा नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान में आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि इलेक्शन के 6 माह बाद जो है दोबारा RO गिनती कर सकता है और जीते हुए उम्मीदवार को हरा के और दूसरे हारे हुए उम्मीदवार को जिता दे। ये कभी ऐसा नहीं होता, हमने कभी पहले तारीख में नहीं सुना। अब उस RO के खिलाफ भी कोई एक्शन लेगा कि जिसने पहले, अगर ऐसा था तो पहले गलत क्यों उम्मीदवार को जिताया और अब दूसरे उम्मीदवार को क्यों जिता रहे हैं? क्योंकि RO के खिलाफ कोई FIR होगी, कोई इलेक्शन कमीशन उससे पूछेगा, कोई अदालत उससे बुलाएगी, भाई तुम हो क्या, तुमने कैसे ये कर दिया कि 6 महीने बाद तुम अपने ही रिजल्ट को जो है चेंज कर रहे हो, पहले सोए हुए थे। दोस्तों ये हालात हैं पाकिस्तान के। दूसरी तरफ ये जो हैं नवाज शरीफ साहब, उन्होंने बाहर जाने के लिए जो अर्जी दी थी अपने बड़ों को, उस अर्जी के ऊपर सुनने में आया कि कुछ एतराज़ात लग चुके हैं और मियाँ साहब इस वजह से परेशान भी हैं कि अब मेरा क्या बनेगा अगर कायद साहब को एक्सटेंशन भी ना मिली और मुझे बाहर जाने की इजाज़त भी ना मिली, तो फिर तो मेरा ठिकाना जो है वो कोई और ही होगा। बहरहाल वो चाह रहे हैं कि वो शायद 11 सितंबर की डेट थी कि उसके बाद वो बाहर चले जाएंगे, लेकिन अब उनका बाहर जाना मुश्किल है, क्योंकि जिनके लिए ये सारा कुछ खेल खेला गया, जिनको बाहर से इंपोर्ट किया गया और उनकी वजह से पूरे सिस्टम की तहस नहस की, रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया, अदारों की तबाही फैला कर दी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की तबाही फैला दी। तो जिस बंदे के लिए इतना कुछ किया, क्या वो इतनी आसानी से पाकिस्तान से चला जाएगा या उसे जाने दे दिया जाएगा? ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। मियाँ साहब को जो कुछ उन्होंने बोया है वो अब उनको काटना पड़ेगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आखिर में अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद।